हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंड एस 41 क्विक चार्ट रिवीजन, इंड एस 41 एग्रीकल्चर, राइट। इंड एस चार्ट रिवीजन की सीरीज का हमारा आज का जो चार्ट रिवीजन रहेगा वो इंड एस 41 का रहेगा, राइट। अब हमारे इसके बाद के जो चार्ट रिवीजन होंगे वो होंगे 102, इसके बाद 102 के बाद होगा 115 और उसके बाद होगा 116। अभी हम बिल्कुल ही एंड पे चल रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर लेक्चर नंबर 1 से लेकर चार्ट रिवीजन के अगर आपने देखना शुरू कर दिए होंगे तो अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि अब बिल्कुल ही हमारे लास्ट के 3-4 इंडेज बचे हुए हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेज हैं वो, तो जल्दी से जल्दी हम अब कंप्लीट करने की स्टेज पर पहुंच गए, राइट। चलिए इस सेशन में हम बात करेंगे इंड एस 41 एग्रीकल्चर की। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, आई थिंक विद इन 20 to 25 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट आपको रिवाइज करवा दूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो क्वेश्चन आया था अच्छे से जो इसका क्वेश्चन आया था, आज तक एक ही बार अच्छे से क्वेश्चन आया है इसका, दैट इज इन नवंबर 19। जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक नवंबर 19 में इसके ऊपर इंड एस 41 का क्वेश्चन आया था। आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें से आया था, ग्रांट मिला के आया था। बहुत सारे बच्चे उलझ गए थे कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इंड एस 41 के हिसाब से कि इंड एस 20 के हिसाब से। चलिए हम बात करेंगे वो चीज़ भी कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। उसके लिए आपको चार्ट रिवीजन जब आप पढ़ोगे, जब आप रिवाइज करोगे, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो इस इंड एस में आपको काम आएंगी? सबसे पहले है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली 4 चीजें होती है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में 4 चीजें होती है, जिससे आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहला आप देख पा रहे होंगे ग्रोथ, दूसरा डीजनरेशन, तीसरा प्रोडक्शन, चौथा प्रोक्रिएशन। अब ये चारों के चारों टर्म्स या तो किसी एनिमल के रिस्पेक्ट में बोला गया है या तो किसी प्लांट के रिस्पेक्ट में बोला गया है। एनिमल के रिस्पेक्ट में मतलब कि जब कोई एनिमल बेबी ग्रो करता है, जैसे मान लीजिए मैं काऊ की बात करूं, तो जब व्हेन द काफ इज बोर्न इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में कि नहीं? जब प्लांट को हम ग्रो करते हैं इट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुल मिला के बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में 4 एक्सक्लूसिव पॉइंट आते हैं। पहला ग्रोथ। ग्रोथ मतलब इंप्रूवमेंट इन अ क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल असेट। यहां BA मतलब बायोलॉजिकल असेट। अब आप बोलोगे सर बायोलॉजिकल असेट क्या होता है? चलो तो एक काम करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले बायोलॉजिकल असेट समझते हैं। बायोलॉजिकल असेट मतलब एनिमल्स या लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स या फिर प्लांट्स। बायोलॉजिकल असेट में एनिमल भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं। तो वापस ऊपर चाहिए। अब ग्रोथ क्या बोल रहा है? इंप्रूवमेंट इन अ क्वालिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल असेट। बायोलॉजिकल असेट की क्वालिटी में ग्रो हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, तो उसको ग्रोथ बोलेंगे, और ग्रोथ बोलेंगे तो इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब आप प्लांट प्रोड्यूस करते हो, जब आप प्लांट को ग्रो करते हो, जब आप बीज उगाते हो, ठीक है ना, तो आप उसको बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो, ठीक है ना। जब आप किसी काफ को पैदा करते हो, उसके बाद जब वो ग्रो होता है ग्रेजुअली, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब काफ आता है, मतलब बछड़ा की बात कर रहा हूं, गाय का बेबी मतलब काफ इनिशियली आपको पहले दिन से तो दूध नहीं देगा ना, ऑब्वियसली, मतलब आपको उसको ग्रो करना पड़ेगा बेसिकली। तो ग्रो करने के लिए आप उसको मेंटेन करते रहते हो, आप उसको खिलाते हो, पिलाते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। वो अपनी माँ का दूध पीता है, तो इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और आगे चल के वो मिल्क प्रोड्यूस करे। डीजनरेशन, डिटेरियोरेशन इन अ क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल असेट। डीजनरेशन ग्रोथ का जस्ट उल्टा होता है। ग्रोथ मतलब आप उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, जबकि डीजनरेशन मतलब आप उसकी क्वालिटी को गिराते हो या फिर आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हो, वॉट एवर। प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग मिल्क, वूल, टी, लीफ, ये सब। अब प्रोडक्शन मतलब जब गाय आपको मिल्क देती है तो इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जब ट्री आपको मैंगोज देता है इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन।
दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अगर किसी प्लांट से कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी एनिमल से आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोक्रिएशन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट। जब गाय ने काफ दिया, जब काऊ ने काफ दिया, गाय ने बछड़ा दिया, इट इज कॉल्ड प्रोक्रिएशन। आई बात समझ में कि नहीं? जब कोई एडिशनल एनिमल पैदा होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोक्रिएशन। तो अब आप ये सब क्यों करते हो? क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आप एनिमल पैदा करते हो, एनिमल को ग्रो करते हो, उसकी क्वालिटी ग्रो करते हो, या फिर उसकी क्वालिटी को डीजनरेट करते हो। सीधी बात अगर मैं बोलूं, जैसे कि जब क्या बोलते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जब एनिमल्स को काटा जाता है, इट इज कॉल्ड डीजनरेशन। आई बात समझ में कि नहीं? और प्रोडक्शन करते हो, ये सब चीजें क्या होती है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में 4 बातें होती हैं। पहला ग्रोथ, दूसरा डीजनरेशन, ग्रोथ का जस्ट उल्टा, तीसरा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कि मतलब आपने एनिमल से मिल्क निकाला, ठीक है ना, वूल निकाला शीप से, आपने टी लीफ वगैरह से टी निकाला, ऐसा करके टी लीफ निकाला आपने, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन करना। और द फोर्थ वन इज प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब जब एडिशनल एनिमल पैदा होता है या फिर एडिशनल प्लांट आप बनाते हो, डेवलप करते हो, ठीक है, ये होता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी बात, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है? क्योंकि इंड एस 41 का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। तो इंड एस 41 सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन पर अप्लीकेबल होगा? जहां पर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही होगी, जहां पर कोई ना कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी जनरेट हो रही होगी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या? अगर आप सेल करने के पर्पस से, अगर आप सेल करने के पर्पस से बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो बायोलॉजिकल असेट्स का, मतलब अगर आपका अल्टीमेट इंटेंशन है सेल करना, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके आप सेल करोगे, या फिर आप उनको एग्री प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करोगे, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर आप कोई नया बायोलॉजिकल असेट जनरेट करना चाहते हो, इसीलिए आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। सो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब क्या? एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब मैनेजिंग द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इसीलिए वर्ड क्या बोला गया? मैनेजिंग। आप कभी कभार बोलोगे सर मेरे घर पे डॉगी है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों का मेटिंग हुआ, उन्होंने सर पपी दिया, तो सर मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर ली क्या? नहीं, यू आर नॉट मैनेजिंग दिस एक्टिविटी, इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी एट योर होम ओनली। बट जो व्यक्ति इस एक्टिविटी को मैनेज करता है, मेरा जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का काम ही यही है कि पपीज पैदा करना, मेटिंग करवा के पपीज पैदा करना, और आगे चल के हम उस पपीज को बेचेंगे। मतलब अलग अलग ब्रीड के, अलग अलग, जैसे इवन आजकल तो आता है कि हाइब्रिड ब्रीड के भी पपीज सेल होते हैं। तो आपका ये काम है, आप यही करते हो, मैनेज करते हो, दैट इज योर बायोलॉजिकल, इसको आप बोलोगे कि यू आर मैनेजिंग द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पर अगर मान लो आपके घर पे पपी पैदा हुआ, उसको आप ही पालोगे आगे चल के, उसको आप बेचोगे नहीं, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट कर रहे हो, मतलब आपका काम ही वही है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको सेल करना है, या फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, अगर कोई प्लांट है तो, या फिर नया कोई बायोलॉजिकल एसेट डेवलप करना है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और अगर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन में आपका ट्रांजैक्शन फॉल होता है तो इंड एस 41 लगाओगे, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एसेट मैंने आपको समझा दिया। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब जब वो प्लांट प्रोड्यूस हो गया, जब मैं उसको डिटैच करूंगा, जब मैं उसको डिटैच करूंगा आगे फर्दर प्रोसेस के लिए या फिर आगे बेचने के लिए, जब हम उसका डिटैचमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका हार्वेस्टिंग। डिटैचमेंट मतलब वहां से निकालना, मतलब पैदावार हो गई, मतलब फसल उग गई। अब फसल जब उग गई, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब जब उसको मैं निकालूंगा, जमीन से मैं निकालूंगा और मैं उसको फर्दर प्रोसेस पे ले जाऊंगा, ले जाने के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा हार्वेस्टिंग। डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट। बियरर प्लांट, बियरर प्लांट क्या होता है? एक्चुअली बियरर प्लांट के ऊपर इंड एस 16 अप्लाई होता है। इंड एस 16 के क्विज चार्ट रिवीजन में हमने देखा था। बियरर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो प्लांट आपको आगे चल के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करके देगा बाय द पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसकी लाइफ 20 साल है तो 20 सालों में आपको वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करके देगा।
तो बियर प्लांट विच बियर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एक्सपेक्टेड टू बियर फॉर मोर देन 1 पीरियड, ऐसा प्लांट जो आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करके दे। तो जो बियरर प्लांट होता है वो होता तो आपका बायोलॉजिकल एसेट है, बट वो बायोलॉजिकल एसेट क्योंकि उसमें 1 साल से ज्यादा लाइफ होती है और वो खुद सेल करने के पर्पज से नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बियरर प्लांट को कभी खुद सेल नहीं करते हो, ठीक है ना, आप बियरर प्लांट से सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करते हो, पैदा करते हो, और आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे चल के सेल करते हो। तो इसीलिए बियरर प्लांट जो होता है वो इंडिया 16 में अप्लाई होता है, ठीक है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक था बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, एक था एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज स्कोप, एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS 41। इंड AS 41 कौन कौन सी चीजों पे एप्लीकेबल होगा और कौन कौन सी चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले आते हैं एप्लीकेबिलिटी। इंड AS 41 3 तरह के ट्रांजैक्शन या 3 तरह के स्कोप में एप्लीकेबल होगा। पहला बायोलॉजिकल असेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल असेट है जिसको आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज कर रहे हो, मतलब यहां ये आप उसको बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैनेज करते हो ताकि आगे चल के सेल कर सको, या आगे चल के आपका एग्री प्रोडक्ट बने, या फिर आप एडिशनल बायोलॉजिकल असेट क्रिएट कर सको। तो कहने का मतलब एनिमल्स तो बहुत लोगों के पास होते हैं, प्लांट्स तो बहुत लोगों के पास होते हैं, तो क्या जिसके पास एनिमल है, जिसके पास प्लांट है, क्या सबके लिए क्या इंड AS 41 लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंड AS 41 सिर्फ वही एंटिटी लगाएगी जो एक्चुअली में उन बायोलॉजिकल असेट को यूज कर रही है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। जैसे अमूल, ठीक है ना, अमूल कंपनी आपको पता है, अमूल कंपनी बेसिकली डेयरी फार्म रिलेटेड कंपनी है, जो कि बेसिकली जिसके पास नंबर ऑफ काउज होंगी और वो काफ बॉर्न करती होंगी और उससे मिल्क जनरेट होता होगा, वो बेसिकली इस पूरी एक्टिविटी को मैनेज करता है ताकि आगे चल के वो सेल कर सके और फर्दर प्रोडक्ट्स बना सके। तो वो पूरा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करती है वो कंपनी, ठीक है ना। तो फार्मा कंपनीज बहुत सारी फार्मा कंपनीज जो होती हैं वो वीड और इन सबके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो करती है ताकि उनसे मेडिसिन बना सके। तो आगे चल के मेडिसिन बनाने के लिए वो प्लांट्स ग्रो करती हैं, मतलब वो ग्रो होना, प्रोक्रीशन होना, वो सब करती है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज करती है, उनका काम ही यही है। तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा चलो ठीक है, आपने ग्रो कर दिया बायोलॉजिकल एसेट से, आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी, आगे चल के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ये इंड AS 41 ना सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है, ना सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, बायोलॉजिकल एसेट से जो चीज ग्रो हुई है, जो चीज जनरेट हुई है, दैट मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे मैंगो ट्री से क्या बना? मैंगो। काऊ ने क्या दिया? मिल्क। तो मिल्क इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंगो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोकोनट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब आपने हार्वेस्टिंग किया, हार्वेस्ट करने के जस्ट बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपको जो मिला है, अभी आपने उसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन नहीं किया, फर्दर प्रोसेस नहीं किया है। सो याद रखिएगा, फर्दर प्रोसेस करने से पहले जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंटिटी ने हार्वेस्ट किया है, उसका जो पहली बार अकाउंटिंग होगा वो इंड AS 41 के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं बोल रहा हूं बिफोर फर्दर प्रोसेस, क्योंकि एक बार जब वो फर्दर प्रोसेस हो जाएगा तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो इन्वेंटरी की कैटेगरी में आएगा, और ऐसे केस में कोई दूसरा इंड AS लाइक इंड AS 2 एप्लीकेबल हो सकता है। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर सिर्फ एक बार, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंड AS 41 लगता है, जब तक वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो जाता। आगे चल के जब वो फर्दर प्रोसेस हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री का इंड AS लग जाएगा, इंड AS 2 लग जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। तो दो बातें, इंड AS 2 दो इंपॉर्टेंट असेट्स के ऊपर लगता है। पहली असेट कौन सी? बायोलॉजिकल असेट, इफ यू आर यूजिंग दैट असेट इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। दूसरी चीज किसके ऊपर लगता है? दूसरा कौन सी असेट के ऊपर लगता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब इंड AS 41 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर सिर्फ एक बार लगेगा, आगे चल के वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जैसे ही आप आगे फर्दर प्रोसेस करोगे तो उसके ऊपर वो इंड AS 41 नहीं लगेगा। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन जिस पे आया था, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल एसेट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो उसका जनरल इंड AS कौन सा है? इंड AS 20 है। कौन सा इंड AS है? इंड AS 20।
बट कहा इंडेस 20 में भी कहा गया है कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एसेट, और ना सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट, अगर बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज हो रही है, तो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है उस बायोलॉजिकल एसेट के लिए। जैसे मान लीजिए एक फार्मा कंपनी को ग्रांट मिला, क्यों? क्योंकि फार्मा कंपनी वीड और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर रही है ताकि आगे चल के उनसे हम किसी डिजीज के लिए हम मेडिसिन बना सकें, ठीक है ना। तो क्या हम ये बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आगे चल के सेल करने के लिए, मेडिसिन जनरेट करने के लिए। तो ये क्या हम एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं? दैट इज यस। उस कंपनी को ग्रांट मिली उस पर्टिकुलर चीज करने के लिए, तो वो ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट इंड एस 41 में ही एप्लीकेबल होगी। और यही इसी पे आया था क्वेश्चन। एक्चुअली जब क्वेश्चन आया था नवंबर 19 का, आप जरूर रेफर करिएगा, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उस क्वेश्चन में यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम इंड एस 20 लगाएं कि इंड एस 41 लगाएं। सो इंड एस 20 लगेगा, गवर्नमेंट ग्रांट ओनली एंड ओनली इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एसेट के बाद फुल स्टॉप नहीं है, बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। अब इंड एस 41 कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है? लैंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सर लैंड कहां से आएगा? क्यों? क्योंकि लैंड के ऊपर खेती तो होती है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग तो होती है लैंड के ऊपर। तो किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर लैंड भी तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज हो रही है, पर लैंड के ऊपर इंड एस 41 नहीं लगेगा, बिकॉज लैंड इज नीदर अ बायोलॉजिकल एसेट नॉर एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ना ही लैंड बायोलॉजिकल एसेट है, ना एनिमल है, ना प्लांट है, ना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। बियरर प्लांट के ऊपर नहीं लगेगा। तो लैंड सर कहां जाएगा? लैंड जाएगा आपका इंड एस 16 में। बियरर प्लांट कहां जाएगा? इंड एस 16 में। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू बियरर प्लांट, अब जब बियरर प्लांट के ऊपर ही इंड एस नहीं लग रहा 41, इंड एस 16 लग रहा है, तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको बियरर प्लांट के लिए मिल रही है, बियरर प्लांट डेवलप करने के लिए मिल रही है, तो आप उसके ऊपर इंड एस 20 लगाओगे। एंड इंटेंजिबल एसेट एसोसिएट्स विद द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी इंड एस 41 नहीं लगेगा, भले वो इंटेंजिबल एसेट्स आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। मान लीजिए आपने कोई पेटेंट ले लिया, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कोई पेटेंट ले लिया, आपने उसको रजिस्टर करवा लिया, पेटेंट को रजिस्टर करवा लिया, वो पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट है। दैट इंटेंजिबल एसेट इज associated with the agriculture activity, but still इंड एस 38 लगेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर इंड एस 38 लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि चलो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल एसेट है वो रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, या हमारे पास कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अभी हमने उसका फर्दर प्रोसेस नहीं किया और हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। क्या करें? उसको रिकॉर्ड कैसे करें? रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द काउ गिव्स अ बर्थ टू अ बेबी काफ, जब काऊ ने काफ बॉर्न किया, तो आप वो काफ जो होगा वो आपके लिए बायोलॉजिकल एसेट होगा कि नहीं होगा? होगा, अगर आप आगे चल के उसका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मतलब मैनेजमेंट करते हो। तो वो काफ की अकाउंटिंग क्या होगी? फर्स्ट टाइम जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो क्या रिकॉर्ड करोगे और कब करोगे? तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपने इंड एस 16 में पढ़ा है, इंड एस 38 में पढ़ा है, इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पढ़ा है, वही के वही सब है। मतलब आप उनको अपने बुक्स में रिकॉर्ड एज एन असेट तब करोगे जब आपको पता है कि उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल है मतलब आपकी ओनरशिप है, चाहे डीम्ड ओनरशिप हो चाहे लीगल ओनरशिप हो, आपका कंट्रोल है। मतलब ये कि आप उसको सेल कर सकते हो, आप आगे चल के उससे उसको और यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की क्षमता रख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड है इससे, तो ही आप आगे उसको रिकॉर्ड करोगे, और उसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किसको? बायोलॉजिकल एसेट को या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट हार्वेस्ट।
तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इनको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कब करोगे? एज एन असेट, रिकॉग्निशन एज एन असेट। एज एन असेट जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए, कंट्रोल आपका है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और तीसरा उसकी कॉस्ट या फिर उसकी फेयर वैल्यू, क्योंकि कभी कभार किसी चीज की कॉस्ट नहीं होती। जब काफ बॉर्न हुआ तो उसकी कॉस्ट क्या है? आपके लिए कॉस्ट कुछ नहीं है, तो आप उसकी फेयर वैल्यू मेजर करोगे। तो उसकी कॉस्ट अगर आपने खरीदा है या फिर उसकी फेयर वैल्यू आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। चलो ठीक है, रिकॉर्ड करने का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया समझ में आ गया कि कब रिकॉर्ड करेंगे, कितने अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, मेजरमेंट क्या होगा। तो एक होगा आपका इनिशियल, एक होगा बैलेंस शीट डेट पर मेजरमेंट, मतलब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट आप इनिशियली किस पे मेजर करोगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर मतलब कॉस्ट पे मेजर नहीं करेंगे, यहां पर इंड AS 16 की तरह कॉस्ट मॉडल नहीं है क्या? सर नहीं, यहां पर इंड AS 16 की तरह कॉस्ट मॉडल नहीं है, यहां सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल है। इसका मतलब आप यूं समझो कि जब आप किसी काफ की अकाउंटिंग करोगे तो आप एंट्री करोगे बायोलॉजिकल असेट काफ अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन। मान लो उसका जो फेयर वैल्यू है, सपोज उसका फेयर वैल्यू है 6,000 रुपीज, तो 6,000 रुपीज का आपने बायोलॉजिकल असेट क्रिएट किया। आई बात समझ में? ये फेयर वैल्यू गेन कहां जाएगा? ये फेयर वैल्यू गेन जाएगा आपके P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आपका OCI का कोई मतलब नहीं है। तो जब आप इनिशियली रिकॉर्ड करोगे किसी भी बायोलॉजिकल असेट को, अब जैसे मान लो आपने वो काफ परचेज करके लाए, सपोज आपने काफ, आपकी गाय ने नहीं दिया, आपके पास कोई गाय नहीं, आप काफ परचेज करके लाए 6,000 में, तो आप उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू पे। आप ये देखोगे कि जो आपने 6,000 पे किए क्या वही फेयर वैल्यू है? यस, इफ द कॉस्ट इज इक्वलेंट टू फेयर वैल्यू देन यू हैव टू रिकॉर्ड द सेम वैल्यू। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट टू सेल? मतलब आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और अगर मैं आगे चल के उसको बेचूंगा तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। जो भी आप रिकॉर्ड करोगे या तो गेन आएगा या तो लॉस आएगा। सर लॉस क्यों आएगा? फेयर वैल्यू तो पॉजिटिव में ही होगी। फेयर वैल्यू पॉजिटिव में होगी बट कॉस्ट टू सेल तो नेगेटिव होगी क्योंकि वो आउटफ्लो होगा। और सपोज अगर आपका कॉस्ट टू सेल हायर है, फेयर वैल्यू से ज्यादा है, मतलब बेचने का खर्चा ज्यादा आ जाएगा, तो ऐसे केस में आपका लॉस जनरेट होगा। जो भी हो आप उसको कहां रिकॉर्ड करोगे? P&L में। सो बेसिकली जब भी आप पहली बार किसी भी बायोलॉजिकल असेट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट को रिकॉर्ड करोगे तो आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करोगे। बैलेंस शीट पे क्या करोगे? अगेन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सिंपली। तो चाहे इनिशियल रिकॉग्निशन हो चाहे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट की है जो आपको याद रखना है। और उसके टाइम पे भी, बैलेंस शीट टाइम पे भी अगर आपको कोई गेन लॉस होगा तो आप उसको कहां चार्ज करोगे? P&L में चार्ज करोगे। द इंपॉर्टेंट वन इज जो नवंबर 19 में क्वेश्चन आया था गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, वो क्वेश्चन आप रेफर जरूर करना। क्या बोला गया है? गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अगर आपको बायोलॉजिकल असेट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रिलेशन में है, अगर उसके लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला, क्योंकि तो वो इंड AS 20 में तो कवर नहीं है, तो वो कहां कवर है? इंड AS 41 में। तो अब उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अपन समझेंगे। मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आप ये देखोगे कि जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है, क्या उनसे रिलेटेड कंडीशंस को आपने कंप्लाई कर लिया है? यस, कंडीशंस कंप्लाइड, यस। तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे एज एन इनकम अपने P&L में। जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही है बायोलॉजिकल असेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, अगर उससे जुड़ी हुई जो भी कंडीशंस थी आपने वो कंप्लाई कर ली है, आप उसको इमीडिएटली इनकम बुक करोगे। पर आपने अभी तक कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया है, आपने कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला है आप उसको लायबिलिटी बुक करोगे। मतलब आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली ये आपकी लाइबिलिटी माना जाएगा, और ये लाइबिलिटी में रखा रहेगा तब तक जब तक आप कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर लेते. लाइबिलिटी फर्स्ट देन इनकम आफ्टर कंप्लायंस. वंस द कंडीशंस आर कंप्लाइड यू हैव टू ट्रांसफर इट टू P&L. तो आगे चल के गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी डेबिट टू P&L अकाउंट व्हेन द कंडीशंस वर कंप्लाइड. सो ठीक है, सो ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट का बेसिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो गया. अगर गवर्नमेंट ग्रांट बायोलॉजिकल असेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रिलेशन में आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्लोजर. आपको इस हमने क्या क्या पढ़ा था, 1 सेकेंड. तीसरा पॉइंट रिकॉग्निशन, चौथा पॉइंट मेजरमेंट, पांचवा पॉइंट गवर्नमेंट ग्रांट, द सिक्स्थ पॉइंट इज डिस्क्लोजर. क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं? बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू. अगर आपने किसी बायोलॉजिकल एसेट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो वही है, या फिर बैलेंस शीट डेट पे आपने उसको सब्सिक्वेंटली मेजर किया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो ये फेयर वैल्यू आपने कैसे निकाली? फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपका बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू क्या था? अब अगर मान लो फेयर वैल्यू आपने किसी वैल्यूअर से निकलवाई, तो वैल्यूअर ने आपको रिपोर्ट दी होगी, और वैल्यूअर अपनी रिपोर्ट में हमेशा बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू हमेशा देता है, तो आपको वही पूरा कॉपी पेस्ट करके छापना है. एनी चेंज इन फेयर वैल्यू ड्यू टू प्राइस इफेक्ट एंड एज इफेक्ट. हाँ, अब आपको डिस्क्लोजर पे इसके ऊपर एक आईसीआई के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है काऊ एंड काफ का ही, कि उसके पास काऊ है, काफ है, इतनी काफ 6 महीने की एज हो गई तो उसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट. तो जब भी आपके पास कोई बायोलॉजिकल एसेट है, आपने लास्ट ईयर उसको रिकॉग्नाइज किया था फेयर वैल्यू में, अभी आप फिर से रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, तो जो भी चेंजेस हुए उस चेंजेस के आप 2 हिस्से करोगे. चेंज बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट, प्राइस के कारण कितना चेंज हुआ, और क्योंकि उसकी एज भी बड़ी हो गई तो और उसका अगर सेम एज की बात फेयर वैल्यू होता तो कितना होता, और एज बढ़ने से उसका क्या इंपैक्ट हुआ, वो इंपैक्ट आपको दिखाना है. तो जो भी चेंज इन फेयर वैल्यू हुआ है उसके 2 हिस्सों में दिखाना है, बिकॉज ऑफ प्राइस एंड बिकॉज ऑफ एज. ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आईसीए के मॉड्यूल में. क्वेश्चन इन आईसीआई मॉड्यूल. सो बेसिकली दिस वाज इंड AS 41. ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है ये इंड AS 41, बहुत ही छोटा सा इंड AS है. आप इसके 2-4 क्वेश्चंस भी निपटा लोगे तो आराम से हो जाएगा. वो नवंबर 19 वाला ग्रांट वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाना, और आईसीआई के जितने क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही भी देखे जाओगे तो काम चल जाएगा. चलिए, इसी के साथ हम ए वाला इंड AS खत्म कर चुके हैं. इसके अगले इंड AS जो होगा वो होगा आई थिंक इंड AS 102. बहुत ही जल्द मिलेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय माता दी. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.